नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में जो दूसरी यूनिट हम पढ़ रहे हैं न्यून तापों का उत्पादन एवं अनुप्रयोग, उसके अंतर्गत न्यून तापों के उत्पादन की कुछ विधियों के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने ये देखा कि न्यून तापों की आवश्यकता क्यों है तथा न्यून तापों के उत्पादन की मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं। इन मुख्य विधियों में हमने देखा था मिश्रण विधि है और समानीत दाब पर द्रव के वाष्पीकरण द्वारा न्यून ताप प्राप्त किया जा सकता है, संपीड़ित गैसों के रुद्धोष्म प्रसार द्वारा, जूल थॉमसन प्रसार द्वारा तथा अनुचुंबकीय लवण के रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा न्यून ताप का उत्पादन किया जा सकता है। आज इन विधियों में हम पहली दो विधियों का अध्ययन करेंगे, मिश्रण विधि तथा समानीत दाब पर द्रव के वाष्पीकरण द्वारा न्यून ताप उत्पादन की विधि। इन दो विधियों का अध्ययन करेंगे। पहली विधि है अपने पास मिश्रण द्वारा शीतलन। इस विधि का उपयोग प्रायोगिक रूप से फ़ारेनहाइट ने सर्वप्रथम किया। फ़ारेनहाइट ने क्या किया, बर्फ में एक लवण को मिश्रित किया और ये प्रदर्शित किया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से कम ताप प्राप्त करना भी संभव है। तो जब किसी लवण को बर्फ के साथ मिलाकर एक ऊष्मारोधी पात्र में रख दिया जाता है, मिश्रित कर दिया जाता है, तो वहाँ पर उस मिश्रण का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? चूँकि हमने बर्फ को लवण के साथ मिश्रित किया है, तो जो बर्फ वहाँ पर है उसे पिघलने के लिए कुछ ऊष्मा की आवश्यकता तो होगी। अब बर्फ क्यों पिघलेगी? बर्फ इसीलिए पिघलेगी क्योंकि उसके साथ एक लवण है और लवण और बर्फ दोनों आपस में मिश्रित होंगे तो लवण अपनी कुछ ऊर्जा को, कुछ ऊष्मा को बर्फ को देगा, जिसके कारण बर्फ का तापमान थोड़ा सा बढ़ेगा और वो पिघलने की स्थिति में आएगी। परंतु जैसे जैसे वो पिघलने की स्थिति में आएगी, लवण जो है वो उसमें पूर्णतः मिश्रित हो चुका होगा। अब बर्फ को पिघलने के लिए और अधिक ऊष्मा की आवश्यकता है। अब और अधिक ऊष्मा कहाँ से आएगी? क्योंकि पूरे ऊष्मारोधी पात्र का बाह्य वातावरण से कोई संपर्क नहीं है, इसलिए वातावरण की ऊष्मा तो वो मिश्रण या उसके मिश्रण के अंदर जो बची कुची बर्फ है वो नहीं ले सकती। तो क्या होगा, मिश्रण के अंदर बची हुई बर्फ मिश्रण के तापमान को लेकर पिघलने की स्थिति में आ जाएगी। इससे क्या होगा, बर्फ तो पिघल जाएगी परंतु मिश्रण का ताप कम हो जाएगा और ये ताप इतना कम हो जाता है, लगभग -70 से -60 डिग्री तक ये कम हो जाता है। इस प्रकार जो नेट ताप हमें प्राप्त होगा उसे हम कहते हैं गलन क्रांतिक ताप। एक फिक्स वैल्यू होती है इसकी और ये डिपेंड करता है आपने कितनी कितनी मात्रा में दो जो मिश्रण लिए हैं वो कितनी कितनी मात्रा में लिए हैं। बर्फ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लवण के 100 ग्राम प्लस 31.5 ग्राम मिश्रण को अगर हमने लिया है तो जो नेट न्यूनतम ताप होगा, गलन क्रांतिक ताप, वो लगभग -65 डिग्री सेल्सियस तक प्राप्त हो जाता है। ये बहुत ही कारगर विधि है और इसका औद्योगिक स्तर पर भी उपयोग है। तो ये थे मिश्रण द्वारा शीतलन विधि। इसके बाद है समानीत दाब पर द्रवों के वाष्पीकरण द्वारा शीतलन। कीसन नाम के वैज्ञानिक ने 1932 में द्रव हीलियम ली और द्रव हीलियम का दाब घटाया और उसे और अधिक शीतल किया। ऑलरेडी उन्होंने क्या लिया, द्रव हीलियम, जिसका तापमान 0 से कम होता ही है, उसका दाब घटाया और उसे और शीतल किया। क्या होता है कि जब किसी द्रव का दाब घटाया जाता है तो उसमें वाष्पन की दर में वृद्धि होती है। क्योंकि दाब घटाया जाएगा तो उसके जो अणु हैं वो दूर दूर होने का प्रयास करेंगे, फैलने का प्रयास करेंगे।
फैलने के प्रयास के लिए उन्हें कुछ ना कुछ ऊष्मा की तो आवश्यकता होगी। कोई द्रव है जो किसी एक संकरे पात्र में भरा हुआ है, छोटे पात्र में भरा हुआ है, छोटे और लंबे पात्र में भरा हुआ है। अगर हम उसे किसी चौड़े पात्र में रख दें तो वो अपेक्षाकृत अधिक ठंडा हो जाएगा। यदि कोई गर्म चाय जो है वो कप में है, यदि हम उसे चौड़े पात्र में रख दें तो वो चाय तुरंत ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस चाय को ठंडी होने के लिए कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होती है और जो उसके अणु हैं वो उस बड़े चौड़े पात्र में आते ही क्या होंगे? फैलने लग जाएंगे। फैलने के लिए उसे कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होगी। वो ऊष्मा कहाँ से आएगी? चाय स्वयं अपने अंदर की ऊष्मा को लेगी और फैलने लग जाएगी। अणु जो है वो फैलने लग जाएंगे। फैलने से क्या होगा? उस चाय जो द्रव है उसके ताप में कमी आ जाएगी। तो ये दाब घटाने के कारण होता है। अर्थात जब किसी द्रव के ऊपर लगाया गया जो बना हुआ दाब है वो यदि घटा दिया जाए तो उस द्रव के वाष्पन की दर में वृद्धि हो जाती है और इस प्रक्रिया में काम आती है उस द्रव की स्वयं गुप्त ऊष्मा। अब वाष्पन हो रहा है, इसका अर्थ है कि द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो रही है। वो जो द्रव है जो वो द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। अब फेज चेंज हो रही है, अवस्था परिवर्तन हो रही है। अवस्था परिवर्तन में गुप्त ऊष्मा काम आती है और ये गुप्त ऊष्मा कहाँ से आएगी? बाहर से तो दी नहीं जा रही। ये गुप्त ऊष्मा द्रव से ही प्राप्त की जाएगी और इस कारण से द्रव की जो नेट एनर्जी है वो कम हो जाएगी। जो हीट है उसकी वो वहीं से द्रव से ही काम आने के कारण उसका ताप जो है वो कम हो जाएगा। स्पेस में जब किसी द्रव को रखा जाता है तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, ज़ीरो प्रेशर है। ज़ीरो प्रेशर होने के कारण जो द्रव है वो तुरंत ही अपनी फेज को चेंज कर लेता है। फेज को चेंज कर लेता है और इस कारण से उस द्रव की जो गुप्त ऊष्मा है वो उसकी फेज को चेंज करने में काम आती है और इस प्रक्रिया के कारण वो जो द्रव है स्पेस में ले जाया गया जो द्रव है वो तुरंत से ही बर्फ बन जाता है, ठोस बन जाता है। तुरंत ही उसका तापमान जो है वो कम हो जाता है। ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि वहाँ पर दाब नहीं है और दाब घटाया जाए तो वो जो द्रव है वो अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है और अवस्था परिवर्तन में स्वयं द्रव की गुप्त ऊष्मा काम में आती है जिस कारण से उस द्रव का ताप है वो कम हो जाता है। तो कीसम ने 1932 में ये प्रयोग किया था कि द्रवों का दाब घटाकर उनको और अधिक शीतल किया जा सकता है। तो इस प्रक्रिया में यदि द्रव हीलियम पर दाब घटाया जाए तो उसे ठोस भी बनाया जा सकता है। क्या यह किया जा सकता है? इसके बारे में हम द्रव हीलियम वाले टॉपिक की बात करेंगे, तब इसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या द्रव हीलियम को वास्तव में ठोस बनाया जा सकता है या नहीं। आज के लिए इतना ही। अन्य विधियों के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे।